सभी सूधीजनों को नमस्कार। आज के वीडियो में मैं हिंदी के प्रिय कवियों की श्रृंखला में नवे कवि को लेकर आप सभी के सामने प्रस्तुत हूँ। इन कवि का नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध। मुक्तिबोध ने प्रयोगवादी कविताओं से शुरुआत की थी, पर उनकी कविताओं में प्रगति का स्वर मुखर है। मुक्तिबोध भयानक खबरों के कवि हैं। कहीं आग लग गई, कहीं गोली चल गई, भागता में दम छोड़ घूम गया कई मोड़। इसे उनकी कविता की इन पंक्तियों से समझा जा सकता है। मुक्तिबोध ने हिंदी साहित्य में अपना कदम रखा, या यूँ कहें कि मुक्तिबोध हिंदी साहित्य में मुक्तिबोध का नाम सर्वप्रथम 1943 ईस्वी में अज्ञेय के संपादन में सच्चिदानंद हीरानंद बादशायन अज्ञेय के संपादन में छपी तार सप्तक से मुक्तिबोध का नाम हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम आया, जहां उनकी प्रारंभिक कविताएं अज्ञेय, रामविलास शर्मा, गिरिजा कुमार माथुर, प्रभाकर माचवे, भारत भूषण अग्रवाल और नेमिचंद जैन की कविताओं के साथ छपी। इन सभी कवियों में हम देख सकते हैं कि अज्ञेय और मुक्तिबोध को छोड़कर अन्य सभी कवि हिंदी काव्य जगत में अपना महत्वपूर्ण स्थान नहीं बना पाए। तो तार सप्तक की कविताएं अनगढ़ हैं, वे बहुत प्रभावित नहीं करती हैं। तो तार सप्तक की अनगढ़ कविताओं से अंधेरे में और ब्रह्म राक्षस जैसी कालजयी कविताओं तक पहुंचने की यात्रा कवि के लिए, यानी मुक्तिबोध के लिए, पीड़ादायक और संघर्षों से भरी रही है। मुक्तिबोध 50 साल से भी कम जिए। 1917 में उनका जन्म हुआ और 1964 में उनकी मृत्यु हुई। मात्र 47 वर्ष जिए हुए। शायद मन और शरीर संघर्ष करते करते थक गए थे। मुक्तिबोध की प्रमुख कविताएं हैं अंधेरे में, ब्रह्म राक्षस, भूरी भूरी खाक धूल, ओ काव्यात्मन फणिधर, अंतःकरण का आयतन, भूल गलती, चांद का मुंह टेढ़ा है आदि। ये मुक्तिबोध की प्रमुख कविताएं हैं। मुक्तिबोध कवि होने के साथ साथ हिंदी साहित्य के प्रमुख आलोचकों में भी हैं। यदि मुझे आंकने को कहा जाए तो मैं हिंदी के 10 प्रमुख आलोचकों में मुक्तिबोध का नाम अवश्य शामिल करूंगा। साथ ही मुक्तिबोध ने डायरी नुमा कहानियाँ लिखी। काट का सपना और सतह से उठता आदमी, ये उनकी प्रमुख कहानियाँ हैं। मुक्तिबोध ने कामायनी की आलोचना के दौरान हिंदी साहित्य को सभ्यता समीक्षा की अवधारणा दी, जो एक प्रमुख अवधारणा है। लोकमंगल, जैसे रामचंद्र शुक्ल ने लोकमंगल की अवधारणा दी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने समन्वय की अवधारणा दी। उसी प्रकार से मुक्तिबोध ने सभ्यता समीक्षा की अवधारणा दी। बेपात्र उनका लघु उपन्यास है। राजकमल प्रकाशन से 6 भागों में उनकी रचनावली छपी है। नई कविता एक आत्मसंघर्ष, एक साहित्यिक की डायरी, जिसमें वे रचना प्रक्रिया की, एक रचनाकार की रचना प्रक्रिया की छानबीन करते हैं। ये उनके प्रमुख आलोचना ग्रंथ हैं। और मेरा सौभाग्य रहा है कि मैंने अपना एमफिल का जो डिसर्टेशन है वो मुक्तिबोध में ही किया है। मुक्तिबोध और सभ्यता समीक्षा की अवधारणा, संदर्भ
नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। मैं पीएचडी भी मुक्तिबोध पर ही करने वाला था। टॉपिक वगैरह भी मैंने निर्धारित कर लिया था, हिंदी आलोचना और सभ्यता समीक्षा की अवधारणा, तो लेकिन पीएचडी नहीं कर पाया चूँकि नौकरी में आ गया था। 26-26.5 साल की उम्र में नौकरी में आ गया था। अतः मध्यवर्गीय व्यक्ति के लिए नौकरी प्रमुख होता है, इसलिए पीएचडी में नहीं कर पाया। तो खैर, मुक्तिबोध की कविता को पढ़ने हेतु नए सौंदर्य शास्त्रीय उपकरणों की आवश्यकता है। उसे परंपरागत रस और अलंकार केंद्रित दृष्टि से पढ़ने से बचना हो। यद्यपि मुक्तिबोध की कविता में खोजें तो उनके यहाँ रस भी मिलता है और अलंकार भी मिलते हैं। यही कारण है कि अधिकांश आलोचक उनकी कविता के साथ न्याय नहीं कर सके हैं। नामवर जी अवश्य अपनी कविता के नए प्रतिमानों को अंधेरे में से गढ़ते हैं। कारण यह कि भूतों की शादी में कनात सा तन जाना मुक्तिबोध को स्वीकार नहीं है। संभवतः रीढ़ की हड्डी रखने वाले किसी मध्यवर्गीय व्यक्ति को ऐसा स्वीकार नहीं होगा। यही कारण है कि मुक्तिबोध की कविता को यदि समझना है, मुक्तिबोध की कविता की यदि आलोचना करनी है, तो हमें नए सौंदर्य शास्त्रीय उपकरणों की आवश्यकता है। और इसे नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र उनके निबंधों का, या यूँ कहे कि उनके लेखों का संग्रह है, इसमें से समझा जा सकता है। पर विडंबना यही है कि यह मध्यवर्गीय व्यक्ति जो लंबी लंबी बातें छानता तो है पर अमल नहीं करता। अपनी आत्मा के अंधेरे कुएं में वह छपाछप तो करता रहता है पर इससे बाहर नहीं निकल पाता। इसी आत्ममुक्तता से बाहर निकलने की संघर्ष यात्रा का परिणाम है अंधेरे में और ब्रह्मराक्षस जैसी कविताएं। मुक्तिबोध हमेशा पूर्णता की तलाश कर रहे होते हैं, यह उनकी कविता का सकारात्मक पक्ष है। मुक्तिबोध की कविताओं में द्वंद्व तो चलता ही है, लेकिन वे हमेशा पूर्णता की तलाश कर रहे होते हैं। इसे अंधेरे में की इन पंक्तियों से समझा जा सकता है। वह रहस्यमय व्यक्ति अब तक न पाई गई मेरी अभिव्यक्ति है, पूर्ण अवस्था वह निज संभावनाओं निहित प्रभावों प्रतिभाओं की। मेरे परिपूर्ण का आविर्भाव हृदय में रिस रहे ज्ञान का तनाव वह आत्मा की प्रतिभा। मुक्तिबोध की कविताएं संशय से शुरू होती हैं। कौन वह दिखाई जो देता पर नहीं जाना जाता है, कौन मन? फिर उनमें द्वंद्व गहराने लगता है। यह श्रेय और प्रिय का द्वंद्व है। यहाँ अपनी वर्तमान सुविधाजनक स्थिति में पड़े रहने का लोभ है। पुनः ये पंक्तियाँ देखिए। अरे भाई, मुझे नहीं चाहिए शिखरों की यात्रा, मुझे डर लगता है ऊंचाइयों से। बजने दो सांकल, उठने दो अंधेरे में ध्वनियों के बुलबुले। वहचन वैसे ही आप चला जाएगा आया था जैसा। तो दूसरी ओर अपनी आत्मा के सुनहरे पक्ष को पाने का विचार भी मुक्तिबोध में, या यूँ कहिए कि उनके कविताओं के प्रोटैगनिस्ट में दृढ़तर होता जाता है। नहीं नहीं, उसको मैं छोड़ नहीं सकूंगा, सहना पड़े मुझे चाहे जो भले ही। तो मुक्तिबोध में या उनके मध्यवर्गीय नायक में नीलकमल यानी अपनी पूर्णता, नीलकमल यानी अपना वह पक्ष जो सबको एकाकार करता है और सब में एकाकार होता है। ये मुक्तिबोध में नीलकमल को पाने का सकारात्मक विश्वास आप इन पंक्तियों से समझ सकते हैं। बहुत ही विख्यात पंक्तियां हैं। अब अव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे,
तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब, पहुँचना होगा दुर्गम पहाड़ों के उस पार, तब कहीं देखने मिलेंगी बाहें जिसमें कि प्रतिपल कांपता रहता अरुण कमल एक। बकौल नामवर सिंह नई कविता में मुक्तिबोध की जगह वही है जो छायावाद में निराला की थी। निराला के समान ही मुक्तिबोध ने भी अपने युग के सामान्य काव्य मूल्यों को प्रतिफलित करने के साथ ही उनकी सीमा को चुनौती देकर उस सर्जनात्मक विशिष्टता को चरितार्थ किया जिससे समकालीन काव्य का सही मूल्यांकन हो सका। नामवर जी की इन पंक्तियों का या नामवर जी के इस कथन का विस्तार करें तो मुक्तिबोध की कविता में प्रगतिवादी मूल्य आद्यंत हैं, पर प्रगतिवादी बड़बोलापन उनकी कविताओं से गायब है। निराला को देखें तो निराला की कविताएं जैसे जूही की कली या स्वप्न सुंदरी, कुछ वो कविता का नाम मैं भूल रहा हूँ, वे कविताएं छायावाद की प्रतिनिधि कविताएं हैं। लेकिन मुक्तिबोध लेकिन निराला राम की शक्ति पूजा, कुकुरमुत्ता और सरोज स्मृति में इन छायावादी विशिष्टताओं को तोड़ते हैं। इसी प्रकार से नई कविता के मूल्य यथा क्षणवाद, व्यक्तिवाद, अजनबीपन, आत्मसंघर्ष आदि मुक्तिबोध की कविताओं में दिखते हैं, पर नए कवियों की तरह कहीं भी आत्ममोह नहीं दिखता। यही कारण है कि मुक्तिबोध विशिष्ट है। मुक्तिबोध अपनी कविताओं में क्रमबद्धता की लकीर को छोड़ देते हैं। यही कारण है कि उनकी कविताएं दुरूह लगती हैं। पर हमारा जीवन भी तो सरल नहीं होता। इस कॉम्प्लेक्सिटी की अभिव्यक्ति भी तो कॉम्प्लेक्स ही होगी ना। यही कारण है कि मुक्तिबोध की कविताओं को समझने के लिए अपने जीवन मूल्यों को भी हमें एक बार याद करना होगा। अंत में एक बात, मुक्तिबोध ने अपनी सबसे महत्वपूर्ण कविताएं जो कि अंधेरे में और ब्रह्मराक्षस, निसंदेह ब्रह्मराक्षस और अंधेरे में उनकी सबसे महत्वपूर्ण कविताएं हैं, हिंदी साहित्य की कालजयी कविताएं हैं। इनकी रचना उन्होंने अपने जीवन के आनुपातिक रूप से कम आर्थिक संघर्ष वाले वर्षों, यानी उन दिनों जब वे राजनंदा गांव में कॉलेज में प्राध्यापक थे के दौरान की, यानी 1957-58 से 1964 की कालावधि में उन्होंने अपनी बहुत सारी महत्वपूर्ण रचनाएं, जिनमें कि उनकी कहानियाँ और अंधेरे में ब्रह्मराक्षस जैसी कालजयी कविताएं हैं इस दौरान की। तो इससे स्पष्ट है कि अर्थाभाव और अच्छी रचना में समानुपातिक संबंध नहीं होता। जैसा कि कुछ आलोचक, विशेषकर गरीबी को ग्लैमराइज करने वाले जो लोग कहते हैं, हमें ये याद रखना होगा, विशेष करके हिंदी साहित्य या किसी भी साहित्य में या किसी भी कला में अपना भविष्य खोजने वाले व्यक्तियों को यह समझना होगा कि कोई भी समाज आपको आसानी से स्वीकार नहीं कर लेता है। अतः कला या साहित्य ये शौक के विषय तो हो सकते हैं, पर इनसे आजीविका खोजना बहुत मुश्किल है। अतः अपनी आजीविका का साधन एक अल्टरनेटिव करियर तो चुन ही लेना चाहिए। उसके बाद आप जितना मन करे उतना साहित्य सृजन करें, उससे किसी को कोई परहेज नहीं है। तो कहना न होगा कि मुक्तिबोध निराला के बाद हिंदी साहित्य के आधुनिक युग के सबसे बड़े कवि हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। कृपया सुनें और इस पर अपनी प्रतिक्रिया दें।
यह एक सामान्य पाठक के हिसाब से कवियों की गई आलोचना है, या यूँ कहिए कि कवियों के बारे में दी गई सामान्य जानकारी है। ये एकेडमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लिखी गई है, चूँकि 2009 के बाद हिंदी साहित्य से मेरा संबंध बहुत कम रहा है। मैंने 2004 में केमिस्ट्री ऑनर्स किया, उसके बाद 2005 में हिंदी साहित्य में जेएनयू से जुड़ा, तो कुल मिला कर के मैंने 3-4 साल ही हिंदी साहित्य पढ़ा है। तो यही है। बहुत बहुत धन्यवाद।